खुश आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जे के। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। हफ्ते का दूसरा दिन है और हस्बे वादा आज 30 जुलाई की तारीख भी है, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके माह जुलाई भी हमसे रुखसत पजीर हो रहा है और अगस्त की आमद है। लेकिन आज जब हम आपके सामने सुबह सुबह आए हैं तो कोशिश करेंगे कि आपको जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से रूबरू करवाएं, क्योंकि सरहदों की सूरत हाल क्या कुछ है, ज़मीन पर क्या कुछ चल रहा है, यानी इनर लाइंस पर क्या कुछ चल रहा है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। आपको बाखबर करेंगे कि सियासी महाज पर एक और अहम पेशरफ्त हो रही है, वो पेशरफ्त कितनी कामयाब होगी इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। जम्मू की सूरत हाल से भी आपको रूबरू करवाएंगे और मौसम के मिजाज से भी आपको बाखबर करेंगे। ये सब कुछ रहेगा पूरे 10 बजे तक। और हमारी बड़ी मुहिम कि उड़ता जम्मू कश्मीर और ज़िम्मेदार कौन है, इस पर भी आज मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी और इस निज़ाम को और आगे और इस सिस्टम को और ज़रा झंझोड़ने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ पर हमारी कोताहियाँ हो रही हैं और क्या उन कोताहियों को प्लग किया गया है, किया जा रहा है या नहीं। सब कुछ रहेगा आपके साथ 10 बजे तक और वक्फे से तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ हमारी राब्ता साइट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कूपर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर भी ज्वाइन करेंगे, जहां पर खबर, तजिया, तबसरा हर पल आपके साथ रहता है और आपका फीडबैक वहां से हमारे पास आता है, क्योंकि इनबॉक्स में आकर आप वहां से हमारे साथ जुड़ते हैं और कुछ बेहतर बातें आपके साथ बताते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जब उड़ता जम्मू कश्मीर की बात चली है तो आपकी टीवी पर मुसलसल एक नंबर भी आ रहा होगा, जो वीडियो की फॉर्मेट में हमने एक ऐड आपके सामने रखी है। उस वीडियो पर और उस फ़ोन नंबर पर आप कॉल ज़रूर कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। कुछ वीडियोस आपके पास है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा ताकि इस मुहिम को और ज़्यादा वसी किया जाए। 24/7 वो फ़ोन लाइन आपके लिए वक्त की गई है, आप उस पर ज़रूर अपनी बात रखिएगा। क्या कुछ करने की ज़रूरत है उस हवाले से हम तक ज़रूर अपनी आरा पहुँचाइएगा। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और हस्बे वादा सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे को देखते हैं और देखते हैं कि आसिफ रशीद ने आज क्या कुछ अहम तरीन देखा होगा और आपके लिए कौन से वाक़ात रखें। जी आसिफ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और इस प्रोग्राम में कभी भी कोई कोताही, कोई गलती होती है तो उसमें आप हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, उसके लिए भी इजहार तशक्कुर। तो प्रोग्राम का आगाज़ होगा 8:38 हुआ चाहते हैं, 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। लेकिन फॉर्मेट है, एक एक करके हम मुख्तलिफ सेगमेंट से गुजरते हैं और पहला सेगमेंट या पहला पड़ाव जो इस प्रोग्राम का है वो है हिस्ट्री ऑफ द डे, या तारीख के झरोकों में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कम से कम वक्त में ज़्यादा मालूमात हासिल की जा सके और माजी के कुछ अहम तरीन वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आपके सामने रखकर सबक आमोज़ी जो वाक़यात हैं वो आपके सामने रखे जाएं, ये तरजीहात में रहता है। तो शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज जुलाई की 30 तारीख है, साल 2024। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1942 में आज ही के दिन जर्मनी की फौज ने बेलारूस के मनसब में 25,000 यहूदियों का कत्ल किया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा किसी एक जगह एक दिन मारे जाने वाले यहूदियों की तादाद बताई जाती है। 1629 में आज ही का दिन था जब नेपल्स इटली में तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया। 10,000 से ज्यादा अफराद की हलाकतों की तस्दीक सरकारी सतह पर की गई। 762 ईस्वी में आज के दिन बगदाद की बुनियाद रखी गई, जो मौजूदा वक्त में इराक का हिस्सा है और अहम तरीन मकाम। साल 1932 में आज ही के दिन डिज्नीलैंड ने फ्लावर्स एंड ट्रीज के नाम से पहला रंगीन कार्टून बनाया और ये वो पहला रंगीन कार्टून था जिसने बाद में जाकर एकेडमी अवार्ड भी जीता था। 1836 अमेरिका के हवाई में आज के दिन अंग्रेजी जबान के पहले अखबार की अशात हुई। 1602 में आज ही के दिन इंडोनेशिया में नीदरलैंड का सियासी और समाजी असर रसूख शुरू हुआ, जो बाद में इस हद तक पहुंचा कि आज़ादी की लड़ाई यहां पर लड़नी पड़ी। 1813 में ख्वाजा अब्दुल गनी पहले ढाका के नवाब जो बने, उनकी पैदाइश आज के दिन हुई। बांग्लादेश के अंदर बिलखुसूस आज उनकी खिदमात को सराहा जाता है। साल 1937 आज का दिन मुमताज माहिर तालीम मुस्लिम कायद सर सैयद अहमद खान के पोते सर्रास मसूद का इंतकाल आज के दिन हुआ, आज उनकी बरसी है। 30 जुलाई 1937 को इस दुनिया को खैराबाद कह गए। 1930 में आज ही के दिन यूरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से आज के दिन पहला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। इस मैच में शिकस्त दी अर्जेंटीना को। इसके अलावा
अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 2012 में आज के दिन आंध्र प्रदेश भारत की एक रियासत जिसमें एक रेल हादसा हुआ, ट्रेन में आग लगी, 32 अफराद की हलाकतें हुई और 27 लोग जख्मी हुए। साल 1982 में आज के दिन सोवियत रूस, जो यूएसएसआर कहलाता रहा था, जिसने ज़ेरे ज़मीन न्यूक्लियाई तजर्बा किया और यह कामयाब तजर्बा रहा। 1982 में आज के दिन हुआ और आज ही का दिन था, साल था 1771, जब 18वीं सदी के मशहूर अंग्रेजी शायर थॉमस ग्रे की पैदाइश हुई और उनकी दर्जनों तसानीफ आपकी नज़रों से गुजरी होंगी और जो उनकी तहरीरें हैं बिलखुसूस मौजूदा जो सूरत हाल है उसकी बहुत पहले उन्होंने अक्कासी अपने कलम से की थी। यही वजह है कि 18वीं सदी के मशहूर तरीन शोरा में से एक थॉमस ग्रे को हर साल उनकी बरसी पर याद किया जाता है। आज के दिन उनकी पैदाइश हुई थी 1771 में। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बातें थी। आज के दिन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, कौन से वाक़यात थे, वो आपके सामने रखें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और शुरुआत खबरों की करेंगे। और सबसे पहले चूंकि फॉर्मेट के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि मौसम का हाल अहवाल भी आप तक पहुंचे, ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखी जाए। शुमाली भारत के अंदर मानसून का असर थोड़ा देर से ही लेकिन दुरुस्त आया। कुछ एक हिस्सों में गर्मी से जहां राहत तो मिली है, लेकिन कुछ इलाकों से अच्छी खबरें नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जहां सैलाबी सूरत हाल है। लेकिन जम्मू कश्मीर पर नजर दौड़ाएं तो गुज़श्ता 24 घंटों में हल्की बारिशें कुछ एक इलाकों में हुई हैं। बिलखुसूस वादी कश्मीर के अंदर जो एक तवील मुद्दत से ड्राई स्पेल चल रहा था, खुश्क साली थी, किसान परेशान थे, बाग मालिकान बेबस नजर आ रहे थे, शहरी परेशान थे, रोजगार मुतासिर हुआ था। और इस बीच श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग समेत मुतद्दिद सयाहती मकामात और मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिशें कल तकरीबन 2.5 से 3 घंटों तक हुई हैं। और बाद दोपहर जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक रात देर गए तक वक्फे से बारिशों का ये सिलसिला सयाहती मकामात हों या वो मकामात जो मैदानी इलाके कहलाते हैं वहां पर भी जारी रहा। इस बीच सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, जब आप लद्दाख को देखते हैं यहां पर भी टेम्परेचर 35 और 40 को टच कर रहा था, जिसका मतलब ये था कि काम बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा था। और इसका एक इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेह के अंदर जहां शदीद गर्मी की वजह से पिछले कई रोज में कई परवाजें भी मंसूख करनी पड़ी हैं या वक्त पर आने और जाने का सिलसिला नहीं देखा गया। उसका नतीजा ये कि मुसाफिर बेबस नजर आए। लेकिन तस्वीरें ढल झील और आसपास के मकामात की, गुज़श्ता रोज तकरीबन सहपेर के आसपास की मौसम ने करवट ली, हल्की हवाएं चली और महकमा मौसमियात ने इस बात की भी तस्दीक की है, पेशनगोई की है कि ये बारिशें जो पिछले 12-24 घंटों में हुई हैं, आइंदा मजीद 2 दिनों में बारिशों की पेशनगोई की गई है। जम्मू और वादी कश्मीर के अलावा लद्दाख खित्ते के बालाई इलाकों में मॉनसून ज्यादा रंग दिखाएगा, इसकी पेशनगोई की गई है। इधर महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 1 अगस्त से 7 अगस्त के दरमियान भी बादल जो है वो खासे नज़र आएंगे और वक्फे से पूरे जम्मू और श्रीनगर के मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है एक तरफ से। वहीं दूसरी तरफ से महकमे मौसमियात का मानना है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशों का भी इम्कान है कुछ मकामात पर, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल भी कुछ इलाकों के अंदर पैदा हो सकती है, बादल फट सकते हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल कुछ दूसरी देखने को मिल सकती है। और श्रीनगर, जम्मू कौमी शहरा समेत मुतद्दिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग जिन जिन इलाकों के अंदर होती है, मड स्लाइडिंग जहां जहां पर होती है, वहां पर इसका खदशा जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा 1 अगस्त ता 7 अगस्त के दरमियान। इसलिए ये एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। इस बीच जम्मू सूबे के लिए भी राहत भरी खबर ये होगी कि बारिशें 1 अगस्त से दोबारा देखने को मिलेगी। कल गुलमर्ग के अंदर 30.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। त्राल इलाके के अंदर 28.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरीके से अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ गुफा के आसपास भी 7.5 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की गई है। चंदनवारी के पास 12.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर अभी भी डेफिसिट है, कमी है बारिशों के अंदर। और मुसलसल जो दुआएं हो रही थी उसमें तो थोड़ा सा रंग लाया। दुआओं ने हल्की बारिशें ज़रूर हुई है और जो तपिश गर्मी की थी वो थोड़ी सी ज़रूर ख़त्म हुई है। लेकिन अभी भी बुनियादी सवाल एग्रीकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर का है। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर बुरी तरह से मुतासिर हुआ है सूबा कश्मीर के अंदर, सूबा जम्मू के अंदर, जिसकी वजह से बुनियादी सतह पर कीमतों में इजाफा भी अब सब्जियों और दीगर चीज़ों में देखने को मिल रहा है। वहीं पर लद्दाख की जब आप बात करते हैं, आसिफ ने आपको पहले ही बता दिया कि लद्दाख के लेह इलाके के अंदर भी
तपिश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सयाहों का रुख आहिस्ता आहिस्ता करके लेक की ओर कम हो रहा है और उसकी वजह से एयरलाइंस ने भी वहाँ की पड़ाव को कम करने का फैसला ले लिया है। ये था मौसम का मिजाज। 7 तारीख तक उम्मीद है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान है और वक्फे वक्फे से बारिशें भी होगी। लेकिन चलते हैं जी आगे, ज़रा सलामती सूरत हाल की बात करते हैं और बात ज़रा सरहदी इलाकों की करते हैं, क्योंकि खबर इस वक्त रजौरी से सामने आ रही है, जहां पर मुश्तबह अफराद की नकल हमल के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में आई है और बड़े इलाके के अंदर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रजौरी में तलाशी कार्रवाई इस वक्त शुरू कर दी गई है। मुश्तबह अफराद की नकल हमल के बाद ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। फौज, सीआरपीएफ और मकामी पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और ये एक मकामी गांव है वहां पर, जहां पर ये स्पॉट किया गया था, 2 या 3 लोगों को स्पॉट किया गया था, जिसके बाद ये ऑपरेशन दिलोदी इलाका जो है वहां पर शुरू किया गया है और इस वक्त भी ये ऑपरेशन लगातार जारी है। माना जा रहा है कि ये इलाका जो है ये इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है, कई बार इस तरीके से खबरें वहां से आई है और अब की बार जो ही आज सुबह सिक्योरिटी एजेंसीज को ये खबर मिली उसके फौरन बाद ऑपरेशन को यहां पर शुरू कर दिया गया। जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जमशीद, जरा अपडेट करें इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी का एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया है। किस इलाके के अंदर ये ऑपरेशन शुरू किया गया और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट अभी तक आपके पास है? और बिल्कुल अभी कोई ताज़ा अपडेट इसमें तो सामने नहीं आई है, मगर पहले ये अड़गी और द्रोड़गी में भी अब शुरू कर दिया गया, वसी पैमाने पर अब ये शुरू कर दिया, क्योंकि दूर दराज का पहाड़ी इलाका और साथ में इसके साथ ही जंगल भी लगता है, जहां कुछ 2 मुश्तबा अफराद को देखे जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद मकामी लोगों ने उसकी इत्तला फोर्सेस को दी। फोर्सेस की तरफ से यहाँ आज सुबह से ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिल रहा है और पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरों के बाद इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह बहुत सारी हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की गई है, जब भी किसी मुश्तबा अफराद को देखें उसकी फौरी इतला दें, और इसी तरह के मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें पुलिस भी फौरी, जब भी कोई इतला इस तरह मिलती है उसके फौरी बाद इस तरह का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि इस इलाके से भी ये खबर सामने आई थी कि 2 मुश्तबा अफराद देखे गए थे, जिसके बाद इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। क्योंकि ये इलाके जो ये पहाड़ी और जंगल के इलाके हैं, इन इलाकों से जब इस तरह की खबर आती है तो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस गांव में इस वक्त ऑपरेशन की इतलात मौसूल हुई थी। जमशीद, आप हमारे साथ रहिएगा। जरा दूसरी खबर भी आपके पास लौटते हैं, क्योंकि सरहदी जिला राजौरी और पुंछ की बात हुई है तो एक सर्कुलर भी जारी किया गया है और पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस तरह के सर्कुलर्स उस वक्त जारी किए गए जब जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ जंगली इलाकों के आसपास कार्रवाइयां कर रही हैं और हुकाम ने शहरियों को अब एक एडवाइजरी के जरिए, एक सर्कुलर के जरिए आगाह किया है कि उन इलाकों में जहां पर इन दिनों सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र या कई तरह के जो मामलात हैं या शिकायतें हैं वो नोटिस में आने के बाद सर्कुलर उस वक्त जारी करना पड़ा जब कार्रवाइयां इस वक्त भी चल रही हैं। पहले मेंढर के अंदर और उसके बाद ये सर्कुलर जो आपके सामने मोहम्मद फारूक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है सुरकोट से, और उसके बाद एक और सर्कुलर सामने आता है कालाकोट राजौरी के अंदर, यानी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जंगल के आसपास के इलाकों में या जंगली इलाकों में जो लोग नकलो हरकत करते हैं उन्हें रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक बिलखुसूस जंगली इलाकों के आसपास न जाने के लिए कहा गया है। जमशीद, मजीद क्या तफसीलात हैं, बुनियादी गाज़ो मकासिद क्या हैं, इस ये सिक्योरिटी के एतबार से इसको अहमियत ज्यादा दी जा रही है या कुछ और मामलात भी है ताकि किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, अनटूवर्ड कोई इंसिडेंट ना हो, इसके लिए नोटिस काफी इंपॉर्टेंट है? आसिफ, बिल्कुल, जहां तक नोटिस की बात करें, इससे पहले सबसे पहले मेंढर इंतजामिया की तरफ से निकाला गया था, उसके बाद में राजौरी पूरे जिले में अब ये नाफिज कर दिया है, पुंछ में नाफिज कर दिया गया। इसके बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। उसकी वजूहत ये भी हैं कि पिछले कुछ अरसा से अगर देखा जाए खित्ता पीर पंजाल के अंदर हालात काफी कशीदा हुए, जहाँ कई बड़े हमले देखने को मिले, हमलों के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन देखने को मिले। सर्च ऑपरेशन के साथ साथ अगर देखें मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें भी गर्दिश करने लगी लगातार। उसको देखते हुए और सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से ये एक गुजारिश की गई थी इंतजामिया को कि इस तरह के आर्डर जारी किए जाएं ताकि जंगल के इलाके में दौरान शब लोग या इस तरह की हरकत ना करें। अगर कोई जाता भी है तो वो पहले मकामी या नजदीकी चौकी या नजदीक जो उसके फौज है उसको पहले वो इतला करे, क्योंकि इन इलाकों में मुश्तबा अफराद देखे जाने का सिलसिला लगातार जारी। और दूसरी तरफ अगर बात करें, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का इलाका और इन इलाकों में
मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें भी गर्दिश करती हैं। दूसरी तरफ जंगल के अंदर दौरान शब भी अब फौज की तरफ से अगर देखा जाए तो कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं, सर्च ऑपरेशन देखने को मिलती हैं। ऐसे हालात में खास करके ये चीजें मेंशन जरूर की गई हैं, कोई आदमी अगर इन इलाकों में जा भी रहा है तो वो शाल या कंबल या ऐसी कोई चीज ओढ़कर इन इलाकों का रुख नहीं करेगा। उससे पहले जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई जाना भी चाहे तो वो पहले इंतजामी जो नजदीकी पुलिस स्टेशन या नजदीकी फौज है उससे रब्ता करे, उसके बाद जाए, क्योंकि हालात काफी कशीदा हुए हैं पिछले कुछ अरसा से राजौरी के अंदर, जहाँ कई बड़े हमले हुए और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से कदम उठाए गए हैं। क्योंकि इन इलाकों की अगर बात करें तो इन इलाकों में घने जंगलों के साथ आबादी भी है। आबादी के बीच में अगर दौरान शब इस तरह की कोई खबर ना आए या किसी को जानी नुकसान ना उठाना पड़े, इसको लेकर एकदम बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जंगल के इलाकों में आसपास के एरियाज में आप जाते हैं तो इस बार सोच समझकर कदम उठाएं। शाम रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक अगर आप दाएं बाएं जाते भी तो इसके लिए पेश की इजाजत जरूरी करार दी गई है, लाजमी करार दी गई है। और ये बैक टू बैक ऑर्डर्स इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में मिलिटेंसी के वाकयात में जब इजाफा हुआ है तो ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन इस वक्त एलओसी और निचले इलाकों में चल रहे हैं। यही वजह है कोई आम शहरी कहीं इस ऑपरेशन के दौरान ना मारा जाए, किसी की जान ना चली जाए। मुश्तबा अफराद पर कई बार फायरिंग भी करनी पड़ती है, तो इस तरह का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट या नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए, इस चीज से बचने के लिए एहतियाती तौर पर भी एक सर्कुलर बैक टू बैक अब मुख्तलिफ इलाकों से जारी होने लगे। चलिए, जहां एक तरफ से सिक्योरिटी सर्कुलर जारी कर दिया गया है, एहतियात बरतने के लिए कहा गया, वहीं पर जम्मू सूबे के 10 में से 6 अजला के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। उधमपुर, डोडा, कठुआ, रियासी, पुंछ और रजौरी ये वो इलाके हैं जहां पर मुसलसल मुश्तबा अफराद की नकल हमल देखने को मिली है। और सूबा जम्मू में मिलिटेंट हमलों के पेश नज़र इन इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने का प्लान तरतीब दे दिया गया है। और अगर आप पिछले 50 दिनों का आंकड़ा देखें, फिगर्स को टटोलने की कोशिश करें तो 15 हमले पिछले 50 दिनों के दौरान इन तमाम अजला के अंदर हुए हैं। रजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर, रियासी के अंदर, कठुआ के अंदर, डोडा के अंदर, उधमपुर के अंदर। यही वजह कि ये तमाम अजला 6 के 6 अजला जो है इन्हें हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक इन तमाम इलाकों के अंदर इजाफी दस्तों की तैनाती को यकीनी बना दिया गया है। और न सिर्फ हाईवे पर बल्कि हाईवे के साथ लगे हुए रास्तों पर भी गहरी नज़र रखी जा रही है और सिक्योरिटी का गश्त जो है वो बढ़ा दिया गया है। बल्कि वो इलाके जो इस वक्त काफ़ी हाई पोटेंशियल वाले इलाके माने जाते हैं, जंगल का इलाका जो है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी ग्रिड को मज़ीद सख्त करने की बात सामने आ रही है। हमारे ज़राए के मुताबिक जो पिछले 50 दिन के दौरान 15 हमले हुए हैं जम्मू सूबे के इन 6 अजला के अंदर, वहाँ पर सिक्योरिटी का रिव्यू भी लिया गया है। और अब फैसला लिया गया है कि इन बॉर्डर एरियाज़ के अंदर इंटरनल जो सिक्योरिटी मेजर्स को रिव्यू किया जाए। और यही वजह कि कई मकामात पर नए सिरे से कुछ पिकेट्स लगाई जा रही है, पुलिस पोस्ट को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बॉर्डर गार्ड्स को मजबूत किया जा रहा है और तमाम मुश्तबा अफराद पर नकल हमल नज़र रखने के लिए और उनकी नकल हमल को कटेल करने के लिए अवाम से भी ताउन की अपील जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल याद रखिएगा कि 50 दिनों के दौरान 15 हमले जम्मू सूबे के अंदर हुए हैं और पुंछ, रजौरी, रियासी, कठुआ, डोडा, उधमपुर इस वक्त अलर्ट पर है। और यौम आज़ादी की तकरीब के कबल अगरचे एंटायर सूबा जम्मू को अलर्ट पर कर दिया गया है, ताहम ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा खबरें पिछले कई दिनों से देखने को मिली है। और यहाँ पर सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है। आर्मी का अपनी तरफ से पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, BSF की एडिशनल ट्रूप्स लगा दिए गए हैं, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोर्चे कई मकामात पर संभाल दिए हैं। और फिजा से लेकर ज़मीन तक नज़र रखने के लिए हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जा रहा है ताकि किसी न किसी तरीके से सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मजीद बेहतरी आए और किसी भी तरीके से अमन कानून की सूरत हाल ख़राब ना हो जम्मू सूबे के अंदर। क्योंकि 50 दिनों के दौरान 15 हमले हुए हैं। एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि 6-10 में से 6 अजला ऐसे हैं जो इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दिए गए हैं। इनमें बेशतर अजला वो हैं जहां पर 1 से 1.5 महीना हो गया, ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं। ये तो एक बात आपके सामने रखना ज़रूरी था, इसलिए क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में ये सारा सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप इन्हीं कार्रवाइयों को मज़ीद थोड़ा और गहराई से देखते हैं तो दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे। जम्मू सूबे के अंदर पूरे प्रोविंस को दहलाने की एक नई साजिश का खुलासा हो रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर साबिक पुलिस सरबराहान हो या सरहद पार बैठे कई ऐसे तज्जियाकार या जो पाकिस्तान और भारत के मौजूदा सूरत हाल का मुशाहिदा करते हैं, उनकी मुख्तलिफ पोस्ट या बयानात से भी ये वाज़ेह तौर पर लगता है
कि सरहद पार एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है और एक एक करके मुख्तलिफ अजला को अब टारगेट किया जा रहा है। जो इंटीरियर बेल्ट है जिसमें सांबा, कठुआ, उधमपुर, हम आपको बता रहे हैं पहले सिर्फ फोकस राजौरी, पुंछ पर था। खबर यह है कि जम्मू सूबे को एक बार फिर से दहलाने की कोशिशों के बीच पाकिस्तानी आर्मी का इस सारी सूरत हाल के पीछे हाथ है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स अब तक इस बात की तस्दीक कर रही थी और पुलिस के साबिक सरबराह शिशपाल वैद की तरफ से न सिर्फ एक बयान के जरिए इसकी तस्दीक की गई, बहुत सारे उसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल का आप मुशाहिदा करेंगे तो पता ये चलता है कि कई लोग जो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा हैं लेकिन एक्टिव इस तरफ ज्यादा हैं बजाय उसके कि वो उस तरफ होते। एक बात। दूसरा, आपको एक पोस्ट दिखाएंगे जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में बैठे मैक्सिमम लोग इस सूरत हाल को देखते हैं, परखते हैं और उसके बाद कमेंट्स करते हैं। इस तस्वीर के साथ ये एक ट्वीट किया गया है सरहद पार से। नाम इनका अमजद अयूब मिर्जा है जो पीओके में रहते थे बहुत पहले और एक सामाजिक कारकुन है। अब बीच में लंदन और बीच में अमेरिका में चले जाते हैं। इनने 4-5 चीजें ऐसी मेंशन की हैं जो इस तरफ सिक्योरिटी इनपुट्स अभी तक आ रहे थे उनको बहुत हद तक दुरुस्त न सिर्फ साबित किया है बल्कि एक तरह से यह भी तस्दीक कर दी है कि आइंदा दिनों में एक बड़ा प्लान इस ट्वीट को अगर सही मान लिया जाए तो सरहद पार से तैयार दिया जा रहा है। इंतहाई सूरत हाल को तशवीशनाक और खराब बनाने की कोशिशें। फिर इस एक पाकिस्तानी आर्मी के जो इस वक्त एक्टिव फौजी अफसर हैं उनका भी हवाला दिया गया कि ये इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर एक ब्रिगेड को जो सरहद पार बैठी है लेकिन इस तरफ पूरे ग्रुप को एक्टिवेट करने में कलीदी रोल अदा कर रहे हैं और बहुत सारी बड़ी बातें कहेंगे, एक एक करके चीजें बताएंगे। एसपी वैद जिनने मजीद क्या कुछ कहा वो भी सुनाएंगे और उसके साथ साथ ये भी इशफाक एक बड़ी बात कि जो बातें अब तक यहां से की जा रही थी सरहद पार बैठे लोग भी लगभग उन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं। देखिए ये जो ट्वीट है ये तो खुद कहानी की एक पहलू है, लेकिन ये जो सूरत हाल जब हम ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं कि एसएसजी जो पाकिस्तान का है और एक मेजर जनरल आदिल रहमानी का नाम सामने आ रहा है कि उसे ये काम सौंपा गया है और फिर इंटरनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट जब हम यहाँ पर देखते हैं तो लगता है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन, कुछ चल रहा है, यही वजह कि सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सख्त है। लेकिन फॉर्मर डीजीपी साहब क्या कुछ कह चुके हैं कल, ज़रा उस बात को भी सुन लेते हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 600 स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज जो हैं उन्हें ये टास्क दिया गया है कि वो इन इलाकों के अंदर आकर दहशत फैलाए और कार्रवाई करे। और पिछले कई दिनों से जो सूरत हाल उभर कर सामने आई है जिनमें बैट एक्शन एक भी हुआ है, अगरचे फौज की तरफ से उसकी तरदीद भी की गई है, लेकिन सूरत हाल ये है कि बैट एक्शन हुआ था और उसमें जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके बाद इस ट्वीट और एसपी साहब, डीजी साहब के, फॉर्मर डीजी साहब के बयान को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हिकमत अमली को सिक्योरिटी एजेंसियाँ भी उसी तरीके से तरतीब दें। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही हैं कुपवाड़ा ज़िला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। ये इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ही सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे और इस हमारा रिस्पांस कोवर्ट वॉर को डिफीट करने का होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, फॉर्मर डीजीपी का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस वक्त हम बयान आपके सामने रख रहे हैं। इसमें एक बड़ी बात इशफाक उनकी जानिब से की गई कि कैसे यहाँ के अफवाज को एंगेज करना है। इसके लिए 500 से 600 लोग, अगर इस बयान को सही माना जाए और फिर इस ट्वीट की तरफ जाए तो दोनों चीज़ें तस्दीक करती हैं कि 500 से 600 लोग जो पाकिस्तान आर्मी के साथ जुड़े हैं, मुंसलिक हैं, वो सरहद के इस तरफ एक्टिवेट हैं।
चलिए जनाब, एक तरफ से तो ये बयान है क्योंकि ये फॉर्मर डीजीपी साहब हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा गहरी नज़र और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कुछ बता रहे हैं। लेकिन मरकज़ी वजारत दाखिला ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और मरकज़ी वजारत दाखिला ने इस बात का ऐलान कर दिया कि विलेज डिफेंस गार्ड जिन्हें माजी में 303 राइफल्स थी, जिसे आप 303 राइफल्स कहते थे, उन्हें रिप्लेस करने के लिए मंजूरी दे दी है। और ख़बर यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला ले लिया गया कि विलेज डिफेंस गार्ड को सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स दिए जाए और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स को बनाया जाए, यानी और ज्यादा विलेज डिफेंस गार्ड्स को क्रिएट किया जाए। और बॉर्डर बेल्ट जो हमारा, अभी मैंने आपको कहा कि 10 में से 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो हाइपर सेंसिटिव बन रहे हैं, तो यहां पर और ज्यादा विलेज डिफेंस गार्ड्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ परमानेंट पिकेट्स बनाई जाएंगी, अब इस पर भी मंजूरी दे दी गई है। और ये परमानेंट पिकेट्स और चेक पॉइंट जो होंगे ये हिली एरियाज जिनमें डोडा, कश्तवाड़, भदरवा, रजौरी, पुंछ और सांबा के आसपास के इलाके हैं, वहां पर इन हिली एरियाज के अंदर परमानेंट पिकेट्स बनाई जाएंगी, यानी इजाफी दस्तों की तैनाती को यहां पर यकीनी बनाया जाएगा। उसके साथ साथ पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट को मजीद स्ट्रेंथन करने की भी बात बताई जा रही है। मरकजी वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया को नोट दिया है कि वो 303 राइफल्स को रिप्लेस करें और विलेज डिफेंस गार्ड को बाज़ाब्ता तौर पर सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स दे और रिक्रूटमेंट और ज्यादा करे वीडीजीज की, ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। इससे पहले आपको याद होगा कि वीडीजीज का नाम जो था वो विलेज डिफेंस कमेटियां रखा गया था, फिर वीडीजीज इनको किया गया। ताहम अब इनकी हिमायत, इनकी मदद के लिए आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार जो है वो कार्रवाई कर रही है। कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, रजौरी, पुंछ के अंदर 24/7 कार्रवाइयां हो और हर आने वाले जाने वाले पर नजर रखी जाए। इसलिए ये वीडीजीज जो है, विलेज डिफेंस गार्ड जो है, इनका एक कलीदी रोल बनता है। और इन्होंने लास्ट टाइम डोडा और किश्तवाड़ के अंदर जिस तरीके से अमन को कायम करने में सिक्योरिटी एजेंसीज की मदद की थी, उन तमाम हालात वाक़ात को देखते हुए मरकजी वजारत दाखिला ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सईद तजम्मुल हमारे नुमाइंदे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सईद तजम्मुल, मरकजी वजारत दाखिला, डिफेंस गार्ड की तैनाती और कर दी जाएगी एक तरफ से, दूसरी तरफ से यह भी कहा गया कि 303 राइफल्स, यानी जो माजी में जम्मू कश्मीर पुलिस के पास पहली खुदकार राइफल होती थी उसे हटाकर अब ऑटोमेटिक राइफल्स दी जाएंगी। यह दूसरा बड़ा फैसला है। और तीसरा बड़ा फैसला कि आर्मी डिप्लॉयमेंट और आर्मी पिकेट्स को मजीद इलाकों के अंदर तैनात किया जाए। डॉक्टर वैद साहब जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि पाकिस्तान का एक बड़ा गेम प्लान है, 600 के करीब लोग जो है वो इस पार आ चुके हैं और एक लेफ्टिनेंट जनरल का उनकी तरफ से नाम भी लिया गया जो इस वक्त इस पूरे ऑपरेशन को देखा जा रहा है। दूसरी तरफ से दाखिला वजारत की तरफ से ये बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करने को मंजूरी देना, क्या हम वाकई तौर पर माने कि ये जो 52 दिनों के दौरान सूरत हाल उभर कर सामने आई, 15 के करीब टेरर हमले हुए हैं, इंतहा पसंदों के हमले हुए हैं, इसके बाद ये सिक्योरिटी अलार्म है सबके लिए? बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। आसिफ रशीद, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जिस पड़ाव में इस वक्त दाखिल हुई है और जिस तरह से हमने देखा कि छांदजी, आरगाम, उसके बाद गडूल और उसके बाद रजौरी, पुनछ और बाकी जगहों पर जिस तरह से जेर जमीन गुफाओं का इस्तेमाल किया जाता है, और ये वो मुझे लगता है नेचुरल केव्स है जो आपने गडूल, साउथ कश्मीर, कोकरनाग में देखे थे। उसके बाद जब आप ऑपरेशन करते पैरा कमांडो, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की टीम ऊपरी इलाकों तक जाती है, तो नेचुरल केव्स और पहाड़ियों की वजह से वहां पर ऑपरेशन में काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अब जिस अंदाज से आपने कहा कि किसी वक्त में मुझे याद है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली में भी विलेज डिफेंस कमेटी और विलेज डिफेंस गार्ड्स को लेकर चर्चा हुआ और इस बिल को लाया गया, बहस कई घंटों तक चला और उसके बाद इसके दूसरे असरात को भी देखा गया। कहीं इसके ज्यादा मुस्बत असरात देखे जाए तो मनफी असरात को भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो अब ताजा रिपोर्ट आई है उसमें इन इलाकों में 303 राइफल को रिप्लेस किया जाएगा और 303 राइफल के बाद आपको ऑटोमेटिक वेपन दिया जाएगा। और इसी के साथ पुलिस पोस्ट और आर्मी के जो पोस्ट थे जो किसी वक्त में हिली एरियाज में होते थे, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता हालात के बदलते उन्हें खत्म कर दिया गया, उन्हें कैंपों के साथ जम कर दिया गया। अब दोबारा ये पुलिस चौकियां और पुलिस ट्रांजिट कैंप लगवाए जाएंगे ताकि अगर इस तरह की दरअंदाजी की कार्रवाई हो सके तो उसके फौरन बाद उसको किसी खास मखसूस जगह तक पहुंचने से पहले उन्हें रोका जाए और रिटालिएट किया जाए। लेकिन कश्मीर घाटी में जिस अंदाज से लगातार हमले होते रहे, जिस तरह से साबिक डायरेक्टर जनरल एसपी वैद साहब और बाकी जो डिफेंस एनालिस्ट अपनी बातों में लगातार कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। जब आपके पास इन हिली एरियाज में आपके पास सीआरपीएफ का लोकल बटालियन हो,
आपके पास जम्मू कश्मीर पुलिस का अपना लोकल बटालियन हो जो हिली एरियाज में यहाँ के मौसम, यहाँ के टोपोग्राफी और यहाँ के दिन और रात, रोशनी और अंधेरों से वाकिफ हो। जब तक आप इस सूरत हाल से वाकिफ हो जाते हैं तब तक जो नॉन लोकल आपका डिफेंस फैकल्टी है वो शायद नुकसान हो जाता है। तब तक गालिबन यही वजह है कि डिफेंस कमिटीज को विलेज डिफेंस गार्ड्स का दर्जा दिया गया। अब इसमें अहम बात है कि जम्मू कश्मीर में जो वजारत दाखिला की सोच के मुताबिक युवा को एक तो रोजगार मिलेगा, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम। अमूमन गवर्नर साहब हम इलाकों में देखते थे कि 12 बोर राइफल होता था या 3 का राइफल होता था, जो रिटायर्ड फौजी के पास होता था वो भी अपनी तरफ से अपना लिमिटेड कंट्रीब्यूशन दे सकता था। लेकिन आने वाले वक्तों में एक मुनज़्ज़म तरीके से मरबूत, मुनज़्ज़म और मुस्तहकम एक फौज तैयार की जाएगी जो इस एरिया में, जैसे आपका बाटा दूरिया है, पपियास है, कंडी है, वापस आते आप ये जो मसल सेक्टर में जो बहुत ज्यादा पहाड़ियां हैं, डलवान और मुश्किल गुजार इलाकों से आपको गुजरना पड़ता है, इसके लिए लोकल बटालियन को तैयार किया जाएगा। लेकिन ये तजुर्बा कितना कामयाब होगा, क्योंकि जिस अंदाज से डीजीपी साहब कहते हैं 600 के करीब ट्रेन कमांडो इन्फिल्ट्रेटर जो हैं वो जम्मू कश्मीर की हदूद में दाखिल या तो हुए हैं या हो रहे हैं, और उनके मुकाबला आराई के लिए क्या फर्स्ट लाइन में आप वीडीजीज को रखेंगे? क्या उनके पास इतने हुनर हैं, इतनी तरबियत है, इतना असले है, गोला बारूद उनको है? लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उनको साइड में ट्रांजिट कैंपस और पुलिस पोस्ट लगवाए जाएंगे जो उनकी जरूरत पड़ने पर मदद कर सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा फार्मूला हो सकता है जो इन पहाड़ियों में मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। बहुत शुक्रिया श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। नया मंसूबा मरकजी वजारत दाखिला का, इस मंसूबे के मुताबिक आइंदा दिनों में मजीद काम होगा। वक्त एक यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा जहाँ पर एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ ये भी इन दिनों तैयारियां चल रही हैं कि मचेल यात्रा शुरू हुई तो राजौरी पुंछ के अंदर जहां पर ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया है, क्योंकि 6 तारीख से राजौरी पुंछ के अंदर सालाना बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। तो 6 से 18 के दरमियान जब यात्रा होगी तो मिलिटेंट हमले जब सूबे के अंदर बढ़े, जम्मू सूबे के अंदर जब मिलिटेंट हमले काफी तेजी के साथ बढ़े हैं, तो इन हमलों के पेश नजर इंतजामिया ने एक फैसला लिया है कि प्लान राजौरी और पुंछ के लिए भी उसी हिसाब से तरतीब दिया जाए जैसे अमरनाथ यात्रा के दौरान मुख्तलिफ इलाकों के लिए रखा गया। ट्रैफिक प्लान का जरा चला दीजिएगा जो ऑर्डर इंतजामिया की जानिब से ये जारी किया गया है, और ये कट ऑफ टाइमिंग्स का असल में ऐलान किया गया है कि जो राजौरी वाली साइड वापस आना चाहेंगे, राजौरी की तरफ जाना चाहेंगे तो 4 बजे से पहले उनको भिम्बर गली को क्रॉस करना होगा। ये वो सेक्टर है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब आता है, जिसको बीजी सेक्टर आप कहते हैं। जबकि आप वापस पुंछ की तरफ आते हैं या पुंछ से राजौरी जाते हैं तो 12 बजे का वक्त तय किया गया है, और ये वैसे ही कट ऑफ टाइमिंग है जैसे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर। इससे पहले आपको याद होगा कि अमरनाथ यात्रियों के लिए कि 12 बजे से पहले मुसाफिरों को कैसे गुजरना है और काजीगुंड बनिहाल टनल से कैसे इस तरफ यात्रियों को आना है, वो सारी चीजें इसमें भी मेंशन की गई है। तो ये एक बड़ा ऐलान, और पहली मर्तबा दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के बीच 6 अगस्त से जब यात्रा शुरू होगी तो पहला प्लान तरतीब दे दिया गया है सिविल इंतजामिया की जानिब से। पुलिस और फौज की हुकाम के साथ मशावरत के बाद ये फैसला लिया गया है। इससे पहले ब्रेक पे जाएं, खबर जरा आपके सामने रखें। बड़ा बयान मरकजी वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की जानिब से दिया गया, जिनके मुताबिक चीन के साथ भी ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगरचे भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर तनाव है, लेकिन उनके मुताबिक इजाफी फौज जब गलवान के वाक़े के वक्त चीन की जानिब से तैनात की गई तो उसी वक्त इस बात का अंदाजा हो गया था कि सूरत हाल मजीद अबतर हो सकती है। क्वाड मीटिंग के बाद मीडिया से बात कर रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग में भी उन्होंने कहा कि सूरत हाल इतनी खराब है कि चीन के साथ ताल्लुकात फिलहाल ठीक नहीं है। अगर इन ताल्लुकात को बेहतर करना है, इस्तेमाल करना है, तो फिर इस बात को यकीनी बनाना होगा कि अफवाज को पीछे हटाया जाए, रहनुमा खतूत पर अमल दरामद हो, और इनखला की जो पॉलिसी बनाई गई थी जिसके सबब हो सकता था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी में कमी आए, उनके मुताबिक वो चीज़ें नहीं की गई। गलवान वाक़े का जिक्र करते हुए सीधे तौर पर उन्होंने फिर कहा कि सूरत हाल जो हुई या गलवान में झड़प हुई जहां नुकसान दोनों तरफ हुआ, इसके लिए सीधे तौर पर चीन जिम्मेदार है। और इतना ही नहीं, सरहदी बेल्ट में जो इस वक्त की सिचुएशन है उसके लिए भी चीन को बराह रास्त दबे अल्फाज में ही सही लेकिन जिम्मेदार ठहराया गया। याद रखिएगा कि क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ था और उस इजलास के अंदर कई बातें ज़ेर बहस आई हैं। उसी के अंदर लश्कर, जेश और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है, और साथ साथ सीधे ये भी कह दिया गया है कि वो मुल्क जो इन इंतहा पसंदों की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये क्वाड में कौन कौन है? भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया है जिनका मुश्तरका इजलास हुआ है, और इस इजलास को इंतहाई कामयाब भारत मान रहा है।
Now, I have to be honest, our relations with China are not doing very well. The main reason for that was that in 2020, during the COVID, China brought very large forces to the border areas between India and China in violation of agreements that we had with China. And that created, tensions. It led to a clash. There were people who died on both sides. And the consequences of that, because the issue has not been resolved fully, continue. So right now, if you ask me, how are your relations with China, I have to tell you they are not good, they are not normal right now. But obviously, as a neighbor, we hope for a better relationship, but that can only happen if they respect the line of actual control and if they respect agreements which they have signed in the past. Look, we have a problem or I would say an issue between India and China. We obviously have a relationship with China. I think it is for the two of us to talk it over and to find a way. Now, obviously, other countries in the world would have an interest in the matter because we are two big countries and the state of our relationship has an impact on the rest of the world. But we are not looking to other countries to sort out what is really an issue between us and China. It is for the two of us to sort it out. वज़ीर ख़ारजा को आप सुन रहे थे जो लगातार ये बता रहे थे कि किस तरीके की सूरत हाल है और चीन के साथ सूरत हाल अभी मामूल पर नहीं है, अगरचे कुछ मामला बेहतर हुए हैं, ताम बुनियादी तौर पर अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो उड़ता जम्मू कश्मीर की कहानी का एक और पहलू आपके सामने रखेंगे। पिछले कई दिनों से हमने कोशिश की कि उन माहिरीन और मुअल्लिजीन के साथ हम बात करें जो बराह रास्त इस मुसीबत के साथ निपट रहे हैं और इससे रियासत को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब किन की जिम्मेदारी बनती है और मजहबी पेशवा क्या कुछ सोच रहे हैं। अब से एक हफ्ता मुसलसल अब मजहबी पेशवाओं के साथ गुफ्तगू होगी। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार उड़ता जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर और एक बात आपके सामने रखेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके में अब वक्त हो गया है उड़ता जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाने का और वो बात बताने का जो हकीकत पर मबनी है, कहानी नहीं है, फसाना नहीं है। मेरे घर और आपके घर की ये बात है जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बात नहीं, अब ये मसला बन चुका है और ये मसला इतना संगीन हो गया है कि रियासती इदारे तो खामोश है, मजहबी पेशवाओं की खामोशी पर भी सवाल है। सियासतदान जो मुख्तलिफ मामलात पर हर दिन बयानात देते हैं उन पर भी सवाल है। लेकिन जम्मू कश्मीर में मंशियात से जो तबाही मच रही है, अब इतलात और ख़बर यह है कि 4 में से 3 ड्रग यूज़र्स हेपेटाइटिस बी का शिकार हो चुके हैं और ये हेपेटाइटिस बी और सी वाला मामला जो है ये अब कश्मीर वादी के अंदर बढ़ रहा है। अब ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि मैं लगातार आपको बता रहा हूं, 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों में सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक लोग ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं और इनमें ख़वातीन भी है, मर्द भी है, बुज़ुर्ग भी है, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं और ये लगातार चल रहा है। और 4 में से 3 यूज़र जब ड्रग एडिक्ट ये हेपेटाइटिस सी का शिकार होंगे हैं तो मुअल्लिजीन का मानना है कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और ये सूरत हाल इसलिए इंतहाई ख़राब है क्योंकि इस पर नकेल कसने के लिए जो हंगामी बुनियादों पर काम होना था वो काम अभी तक भी नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि जहां हम ये बता रहे हैं कि ये वायरल डिजीज़ जो है हेपेटाइटिस बी ये HIV की तर्ज फैलेगा
और नौजवानों को मजीद शिकार करेगा। अगरचे मौलिजीन ने भी कहा कि HIV का कोई इस तरीके का केस नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, खदशा इस बात का है कि सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। 33,000 सिरिंजेस हर दिन यूज़ हो रहे हैं हीरोइन को इंजेक्ट करने के लिए। ये मैं ज़ोर के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अदाद शुमार हमारे नहीं है, बल्कि उन इदारों के हैं जो लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और उनका मानना है कि पहले ज़माने में बंग चर्स का थोड़ा सा इस्तेमाल होता था तो लग रहा था कि शायद ऑल इज़ वेल है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके इतनी बढ़ी कि अब सबसे महंगी अशिया जो हीरोइन है उसका इस्तेमाल हो रहा है। और हर फर्द जो इस दलदल में फंसा है 80 से 90 हज़ार रुपया माहाना इस पर खर्च कर रहा है। और जिस तालिब के पास, जिस तलबा के पास ये पैसा ना हो तो वो बाद में चोरी करता है, घर में चोरी करता है सबसे पहले, उसके बाद बाहर आता है। फटाफट से एक साउंड बाइट आपको सुनाते हैं, उसके बाद अपने मेहमान के पास चलेंगे। मजहबी पेशवा है गुलाम रसूल हामी, चेयरमैन है कारवान इस्लामी के। बहुत पहले इनकी कोशिश भी हुई थी, आज वो कोशिश कहाँ पर है और सूरत हाल ज़मीनी क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमने कुछ लोगों से बात की थी जो ड्रग एडिक्ट्स है, अब मरकजों के अंदर है और कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी न किसी तरीके से बचें। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। सर मेरे को हो गए हैं नशा करते 7-8 साल सर। मैं बिल्कुल पर मैं करता ही था। हमारे मोहल्ले में एक पैडलर था, वो बेचता था, तो वो हमारे पास आके करवा देता। मैंने भी कर लिया, पहले फाइल मारते थे, पता नहीं था। फिर 4-5 दिन उसने लगवाया, उसके बाद हमें दर्दें वगैरह होने लगी। उसको फ़ोन किया, जब उसने बोला 1000 रुपया करो, हमने कहा ये क्या, जब 1000 रुपया दिया सर, फिर किया। फिर रोज का 1000 रुपया देना कहाँ से मैनेज करते थे सर? करते थे, शुरू में हो जाता था सर, लेकिन अब ये टाइम आ गया था रोज का 5000 रुपया चाहिए था सर। डोज बढ़ती जाती है, लेकिन नशे से हम परेशान हो गए थे, घर वाले हमें विश्वास नहीं करते थे हम पे। बाकी ये सेंटर जो है पुलिस लाइन वाला सर बहुत अच्छा है। इधर बात है जो इससे मुतासिर हुए और इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता करके इनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश है। बहुत हद तक ये कोशिश कामयाब भी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ और चीज़ें आपको समझाते हैं और उससे पहले, इसके बाद हम अपने मेहमान के पास जाएंगे। मरकजी खित्ता जो मंशियात का इस वक्त अड्डा बन चुका है, शुमाली भारत में रिपोर्ट्स ये हैं कि कश्मीर मंशियात का एक तरह से मरकज बन चुका है, नंबर 1। नंबर 2, इस खित्ते के अंदर जम्मू के मुकाबले कश्मीर सूबा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। ज़रा जल्दी से आगे चलिएगा। और कश्मीर या जम्मू प्रोविंस के अंदर इस वक्त जब आज आपके सामने खबर रख रहे हैं तो हेरोइन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और उसी का नतीजा अब एक बीमारी भी सर चढ़कर बोल रही है। मंशियात के दलदल में मुब्तला नौजवान जराइम में मुलव्विस हो रहे हैं, जिसमें चोरी डकैती हो रही है, जिसमें हमने मुख्तलिफ नौइयत के जो केसेस हैं वो देखे और पुलिस अथॉरिटीज़ भी वक्तन फ़क्तन इसकी रिपोर्ट्स लाती हैं और NCRB का डेटा भी बताता है। डकैती के साथ साथ कत्ल की वारदातों में भी इजाफा हुआ और इस जानिब नौजवान सबसे ज़्यादा बाइल हुए। हेरोइन, भंग और कुछ ऐसी जो अद्वियात हैं, जो नशीली अद्वियात हैं, इसका बेतहाशा इस्तेमाल इस वक्त सूबे के अंदर होने लगा है। और ये वाला जो पॉइंट है ये दोनों प्रोविंसेस में सबसे ज़्यादा है। कश्मीर सूबे के अंदर सबसे ज़्यादा स्मगल की जाने वाली मंशियात है वो हेरोइन बन रही है, आज की रिपोर्ट्स, आज के आदादोशुमार को सही अगर माना जाए। इसके अलावा HIV और हेपेटाइटिस जैसी जो मुतअद्दी बीमारियां हैं जिनके खतरे में इजाफा हुआ है, मुसलसल इसकी निशानदेही हो रही है और तस्दीक भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स कर रही हैं जो थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं। यूनियन टेरिटरी ने मंशियात के इस्तेमाल में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। अब जो उड़ता पंजाब की बात हो रही थी वो वाला टैग खत्म करके उड़ता जम्मू कश्मीर हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी जो पंजाब के मुकाबले बहुत आगे चली गई है। पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा मुतासरा खित्तों में से एक खित्ता कश्मीर सूबा बन रहा है और जम्मू को भी यहाँ साइडलाइन करेंगे तो 10 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। तालीमी इदारों बिलखुसूस स्कूलों के सरबराहान पर बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है। और अगले 2 पॉइंट्स जो माहिरीन की राय है, जो ये मानते हैं कि खाने पीने की चीज़ों की चेकिंग लाजमी है, आइसक्रीम्स वगैरह स्कूलों के आसपास जो चीज़ें बेची जाती हैं, और माहिरीन या जो माहिर नफ्सियात हैं वो ये भी मानते हैं कि इन चीज़ों में अगर चेकिंग होती है, वक्ती तौर पर कंट्रोल किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि ये मंशियात की रोकथाम के लिए बेहतर यह है कि जब तक बच्चे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में चले जाएं, मराकज़ में उनका इलाज हो, उससे बेहतर है कि पहले एहतियात बरता जाए, जो माहिर नफ्सियात मानते हैं। ये तो ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने हमने कुछ अहम तरीन बातें रखी और मंशियात की दस्तयाबी और सप्लाई पर भी बात करेंगे कि आखिर दोनों चीज़ों पर कैसे काबू पाया जा सकता है। माहिरीन ये मानते हैं कि इस वक्त ये जो सप्लाई है ये तो बाद की बात है, लेकिन दस्तयाबी कहाँ से हो रही है, सबसे पहले उस सेंटर को तबाह करने की ज़रूरत है जहाँ से असल में सब लोगों को या हज़ारों लोग मुतासिर हुए हैं।
चलिए जनाब, ये तो चंद बातें थोड़ा ग्राफिक के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करेंगे की हमने, लेकिन चलते अपनी मजहबी पेशवा गुलाम रसूल हामी साहब, चेयरमैन कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल के, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बराह रास्त बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब ज्वाइन करने के लिए। आज ज़रा मामला बड़ा अहम है मेरी नज़र में, क्योंकि इसको हम बड़ी प्रायोरिटी के साथ पिछले कई दिनों से चला रहे हैं और एक मुहिम चलाने की कोशिश की है, जिसमें माहिरीन जो है इसके और मुआलिजीन जो है वो लगातार पिछले एक हफ्ते से मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू कर रहे थे। वो तो उनका पहलू लगभग हमने समेटने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके की हम पिरवर और ऋषिवर की बात करते हैं और कह रहे हैं कि ऋषियों मुनियों और संतों की सरजमीन जम्मू कश्मीर है, शायद यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हुई होती, लेकिन अब ये एक रियलिटी है कि यहाँ पर मंशियात धड़ल्ले से बेची जाती है, मंशियात का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है और अब कई लोगों की मौत भी होती है। शायद अभी तक वो एदाद शुमार किसी के पास भी नहीं है, न सरकार के पास है और ना ही कुछ अंजुमनें जो इस पर काम करी है शायद वो इसको बना रही हो। लेकिन जो सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये इंतहाई अहम मामला है, क्योंकि हमारी दो नस्लें इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में ख़त्म हो चुकी है और आने वाली 2-3 नस्लें अब इसमें चली जाएंगी अगर आज के दिन हम खड़े होकर सफारा होकर काम न करें इसके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपके चैनल ने हमेशा अपने ख्याल रखा है समाज के उन चीज़ों को आवाम के सामने लाया जाए और बाखबर किया जाए और समाज के हर तबके से मिला जाए। तो आपने इस बारे में बहुत ही काम किया है। अल्लाह ताला आपको और मज़ीद काम करने की तौफीक भी अता करें और आपके मिशन को इस वसी दायरे से वसी करने की तौफीक दे। यहाँ तक बात है कि मनशियात की आप खुद वाकिफ़ है इस बात से कि हम तो पिछले 2 दहाइयों से चला रहे हैं, चाहे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सैकड़ों सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस कर के ये लोगों को बाखबर और एजुकेट करना चाहिए था। हमें जिस तरीके से हो नहीं पा रहा है, हर कोई इस पर बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर किसी का दायरा महदूद है। वसी से वसी तर दायरा अगर कोई भी खींचे तो मुमकिन है कि जब हम पहले ही इस चीज़ के बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे तो इसका कलाकुमा करने के लिए बहुत सारे ज़रायात सामने आ जाएंगे और आसानियाँ भी पैदा हो जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती अनफॉर्चुनेट हमारे सरजमीन पर यह वजह है कि क्योंकि ये शहरों और गांवों वाली सरजमीन है, लोगों को एजुकेशन इस बारे में नहीं मिल रही है प्रॉपरली। मैं पहले भी सरकार से ये मुतालबा कर चुका हूँ कि स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर ही लोग बच्चों को पढ़ाया जाए और बताया जाए कि ड्रग्स एक खौफनाक दरिंदा आपके दरवाजे पे बैठा है, वो कभी भी आपकी जान ले सकता है। यही वजह है कि आज अगर हमने ऐसा किया होता बाज़ाब्ता और इसको एजुकेशन का हिस्सा बनाया होता तो आज के दौर में हमारे स्कूलों के सामने या हमारे कॉलेजेस के सामने मुख्तलिफ ज़राया से ड्रग्स नहीं पहुँचता, मनशियात नहीं पहुँचता। बात यह है कि यकीनी तौर आप इस बात से यकीनी तौर आपके पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी कि 2 दिन पहले मैं एक जलसे में था और मुझसे एक आदमी आया और मिला, कहा कि हाँ आमिर साहब, क्या आपने उस मुहिम को मतलब उसमें सूरत लानी थी, आपने सुस्त उसको क्यों किया? कहा कि मेरे 2 भांजे थे, एक तो मर गया, अब दूसरा एडिक्शन सेंटर में, तो वो भी मरने के कगार पर है, कैसे उसको वापस लाया जाए। ये इंतहाई मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं। और आपने पंजाब की जब बात की, मैं सुन रहा था, यकीनी तो पंजाब के मामलात और वहाँ मनशियात का मसला और है, लेकिन यहाँ का मसला और था। यहाँ मनशियात से, यहाँ ड्रग्स से, यहाँ नशावर चीज़ों से लोग बड़े नफरत करते थे और नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे बाज़ाब्ता। और इस पर अगर जो सरकार काम कर रही है एनजीओ के जरिए से देखना है कि क्या वो वाकई वो काम कर रहे हैं, तो उसका कोई असर है ग्राउंड पे कि नहीं। अच्छा जी हामी साहब, ये भी बताइए ना, अब जब हम एक चीज़ पहले मैं ज़रा उस पर, चूँकि आपने बात छेड़ दी है, क्या सिर्फ सेमिनार सिंपोजियम करने से यह मामला हल होगा
या हमने अब इन सेमिनारों और सिंपोजियमों से उठकर एक लाइन खींचनी है आइडेंटिफिकेशन की उन लोगों की जो मेरे मुआशरे में, मेरे इलाके में, मेरे शहर में इस जहर को बांट रहे हैं? यहाँ पे मैं इतना अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हम अपने तरीके से लाइन खींचने की कोशिश करेंगे, हम ऐसे माहौल और हालात से गुजर रहे हैं, तो फिर और एक जराइम का इर्तिकाब हमारे घरों से या हमारे मोहल्लों से शुरू हो जाएगा, जिसको हम रोक नहीं पाएंगे। इसके लिए कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको सामने आना चाहिए और उनको ग्राउंड पे आकर ऐसे लोगों को बाहर लाना चाहिए जो इस पर काम कर सकते हैं। अगर उनको बाइख्तियार किया जाए, जिस तरीके से पहले बहुत सारी चीज़ों से निपटने के लिए कमेटियां बनाई जाती थी, उन्हें बाज़ाब्ता तौर सरकार बेग पे खड़ा हो जाता था। तो सरकारी सतह पे अगर लोगों को एजुकेट भी किया जाए और उनके पीछे खड़े रहकर उन्हें मौका फराहम किया जाए कि आप इस वबा को ख़त्म करने के लिए सपोर्ट करें, तो यकीनी तौर इसमें मैं गारंटी से कहता हूँ कि 50% मसला हल उसी से हो जाएगा। यानी जो जम्मू कश्मीर मंशियात मुक्त का नारा है वो सिर्फ एक स्लोगन है सरकार की तरफ से, और सरकार वाकई तौर पर इतनी संजीदा नहीं है इस मामले की। और जो आप कह रहे हैं कि जनाब जो NGOs हैं, जो इदारे हैं, अगर उनके साथ सरकार तालमेल बनाकर काम आगे चलाए तो ये कहीं ना कहीं रुक सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। 2 साल पहले मैं देख रहा था कि 2 साल पहले इस पर सरकारी इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे इतने सख्त थे और यकीनी तौर इसका खात्मा होने के करीब था और बहुत हद तक ये रुक चुका था। लेकिन अब सरकार को चाहिए कि ये जो ड्रग पेडलर्स होते हैं, बेचने वाले होते हैं या लोगों को इसके तरफ रागिब करने वाले होते हैं, उनका दायरा ज़्यादा वसी नहीं होता है, वो बिल्कुल कम होते हैं। अगर कम तादाद में इंटेलिजेंस के बुनियाद पर उनका बाज़ाब्ता तौर डाटा और रिकॉर्ड लिया जाए और फिर उनको उस तरफ ले जाया जाए जहां उनकी ज़रूरत है, किसी को ड्रग एडिक्ट सेंटर भेजा जाए या किसी को जेल भेजा जाए, तो सीधी सी बात है, ये महीनों की बात। मैं कहता हूं कि अगर सरकार कुल मिलाकर अगर सरकार और इंतजामिया ये कमर कस ले कि हमने रोकना है, ये कोई बड़ा मामला नहीं है, रोका जा सकता। लेकिन एक चीज तो ये है, लेकिन अब जरा मैं अपनी जिम्मेवारी की भी बात करूं, बहसती सिविल सोसाइटी के और बहसती एक आलिम है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को आप हेड करते हैं, और ये बताइएगा क्या मजहबी पेशवा आज के दिन में अपने फराइज पूरा कर रहे हैं? परसों एक छोटा सा मामला हुआ पेश और आनंद फानन में इजलास के बाद इजलास हुए, इजलास के बाद इजलास हुए, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और ये बताया गया कि ये मामला जी इंतहाई शदीद नवीयत का था, इसलिए इस पर यह काम करना जरूरी। क्या आपको नहीं लगता था उस मामले से बढ़कर यह मामला है जहां पर लाखों लोग अभी इस दलदल में हैं और हजारों लोग हर दिन जा रहे हैं? देखिए, यकीनी तौर फुरूयात और उसूलियात का जंग हमेशा रहा है उम्मत में, इसमें कोई शक नहीं, वो होता रहेगा और उसके सदबाब तभी मुमकिन होता है जब कोई ऐसा वाक़या होता है मजहबी बुनियाद पर उलमा आते हैं और उसकी रोकथाम के लिए एक साथ हो जाते हैं। वो एक खुश आइंदा कदम है और इंशाल्लाह इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। उस वक्त भी एक अनारकी हमारी पूरी ज़मीन पर छाई हुई थी, जो आपने पिरवर कहा, ऋषि मुनियों की जगह कहा, तो उस अनारकी को ख़त्म करने के उलमा का संगम हुआ, तो वो बहुत अच्छा खुशायदा कदम था। जो अनासर ऐसे होते हैं कि फितना परवर हो तो उस पर तनकीद करते हैं। रही बात कि ऐसे 1000 मीटिंगों से अफजल ये नशस्त होनी चाहिए कि जिसमें ड्रग्स के बारे में बात की जाए, क्योंकि इसमें ये किसी मसलक या मजहब का मसला नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का मसला है। हम एक ही कश्ती में सवार है और जहाँ हम देखते हैं कि इसमें सुराख हो रहा है और हम सब डूब जाएंगे, तो इसलिए उलमा इस पर संजीदा है ही बाज़ाब्ता तौर। क्या मैं ये मानूं कि मजहबी जमातों की खामोशी एक बड़ा जुर्म है आज के दिन में जो वो लगातार कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि उलमा अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं कर रहे हैं कि सबको आके इस पर काम करना चाहिए। जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस है, सोशल है, सबको मिल के इस पर काम करना चाहिए। और दूसरी बात है कि सिविल सोसाइटी को भी मिलकर काम करना चाहिए। हाँ, एक मसला ये भी है कि अगर हमारी सोसाइटी या हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुत्हिद होकर जो हमारा एजुकेशन निज़ाम है उसके साथ रब्ता करके एक वसी प्रोग्राम को तरतीब देंगे, जो प्रोग्राम मैंने बाज़ाब्ता तौर
लिखा है उसको हमने कलम व किरतास पर लाया है और उसके कुछ कापियां हमने कहीं मकातिब फिक्र को भी भेजा है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी दिया था। अगर उस प्रोजेक्ट को अमलाया जाए तो मैं समझता हूं कि 1 साल बहुत ज़्यादा है, 7-8 महीने में या मुनशियात का 80 से 90% खात्मा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सब ये भी ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए। अब जिस तरीके की सूरत हाल अभी हमारे सामने, आप कह रहे हैं कि मजहबी पेशवा तो काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम इदारों की बात करते हैं और जब डोनेशंस की बात करते हैं, जो एक ओपन डोनेशन होता है, सब लोग देते हैं, चंदा देते हैं, अगर एक बार ये फैसला हो जाए, तमाम मज़ाहिब के लोग ये फैसला करें कि जनाब हम वो पैसा बिल्कुल नहीं लेंगे जिस पैसे पर शक व शुबात है कि ये आदमी ने ये इतना पैसा लाया कहाँ से कम कलील मुद्दत के दौरान, जिसकी आमदनी कल तक 1000-10,000 रुपया थी, वो 10 करोड़ रुपये का मालिक कैसे बना, उससे बड़ी खुशी खुशी पैसा लिया जाता है, इदारे बनाए जाते हैं, उसकी आड़ में वो बड़े और भी काम करता है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि मजहबी पेशवा भी एक लाइन खींचे आज के दिन में कि भैया मैंने अपनी रियासत को बचाना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन खींचना आज के दिन में? मेरे जहन में ऐसा मसला नहीं था, लेकिन आपने मुझे एक अच्छी बात की तरफ तवज्जो दे दिया। तो हम 2 दिन बाद एक वो मीटिंग कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे मकातिब फिक्र से भी उलमा किराम तशरीफ ला रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा कदम है। मैं उनके सामने इस चीज़ को रखूंगा। और ये भी अच्छी बात है कि अगर किसी को सोसाइटी में अगर वो ड्रग्स और मुनशियात से बाहर निकल आए, ये भी एक अच्छी बात है। इस बात के लिए ये भी एक कदम था कि पहले डिसाइड किया गया था कि अगर किसी मोहल्ले के अंदर, किसी गांव के अंदर या किसी शहर के अंदर ऐसा कोई घराना है जो बाज़ाब्ता और मुनशियात की स्मगलिंग भी कर रहा है और फैला भी रहा है, तो उसके साथ हम सोशल बाइकाट करें, दूर रहें, ताकि उसको एहसास हो जाए कि हमने इससे बचना है और ये एक जहर जो मैं फैला रहा हूँ उससे मैं दूर हो जाऊंगा। तो ये भी एक कदम है। मैं समझता हूँ कि इस कदम की सराहना करनी चाहिए और सबको एक लाइन खींचनी चाहिए इस बारे में। और यहाँ मैं एक और बात अर्ज करना चाहूँगा, वो ये है कि मजहबी इदारे या मसाजिद, खानकाहों, और आप जानते हैं कि यहाँ तो मजहबी दायरा ही ज़्यादा वसी है, उसमें अगर हर मिंबर से 5 या 7 मिनट, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, आखिरी 5 और 7 मिनट सिर्फ ड्रग्स पर बोला जाए तो इससे भी बहुत हद तक फायदा हो सकता है। मौलाना गुलाम रसूल हामिद साहब, ये हम देख रहे हैं हुकूमत या इदारे तो मानते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस हमारी है या पॉलिसी ऐसी है, वो कितनी मौसर है हम देख रहे हैं, आदाद शुमार हमने रख दी हैं, लेकिन मंशियात के मुकदमात में ज़मानत और जो सज़ा का तस्वुर है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो काफ़ी है? अगर ये काफ़ी होता तो क्या ये आदाद शुमार जब आज हम देख रहे हैं मुसलसल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं, ये कम हो सकते थे? जो सज़ा का एक तयन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कानूनी एतबार से इस तरह के मामलात में हम शिकस्त खा जाते हैं कम सज़ा या कवानीन की वजह से? देखिए, सीधी सी बात है कि हम जब दुनिया का तायराना तौर जायजा लेते हैं, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ 0% भी ड्रग्स का तस्वुर ही नहीं है। ड्रग्स मुनशियात आना तो अलग बात है, लेकिन तस्वुरात ही नहीं है। वो इसलिए कि वहाँ इस बारे में सख्त कानून है और सजाएं सख्त हैं। हमारे यहाँ मुजरिम को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद या 6 दिन के बाद वो छूट जाता है। हमारे यहाँ मैंने खुद देखा है कि लोग अपने बच्चों को कोशिश करके पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवाते हैं ताकि वो मुनशियात से खाली होकर वापस जेलों से निकले। लेकिन अगर इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत भी लाएं, और जो कवानीन हमारे भी सख्त है, कवानीन लॉ हमारे यहाँ सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका निफाज सख्त नहीं है। अगर इस कानून के दायरे को और थोड़ा सख्त किया जाए या कोई मजबूत बिल इस पर पार्लियामेंट में लाई जाए और इस कानून को सख्त से सख्त बनाया जाए, और साल में कुछ ही लोगों को अगर सख्त से सख्त सजाएं मिले तो यकीनी तौर सोसाइटी के अंदर इस जुर्म के बारे में लोगों के दिलों में खौफ आ जाएगा और लोग इससे दूर चले जाएं। हम सब एक आखिरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं मजहबी पेशवाओं को देखता हूँ और इंटायर वादी कश्मीर को देखता हूँ, फिर जम्मू प्रोविंस को देखता हूँ, अक्रॉस द तमाम रिलीजन्स के, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, तो सबकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन आज भी
कुल जमाती मजहबी इजलास नहीं हुआ इस पूरे मामले पर एंटायर जम्मू कश्मीर में, जो एक गिला है तमाम लोगों को कि इस पर अक्रॉस द रिलीजन सबको एक पेज पर आना चाहिए था, कोशिश नहीं हुई एक। और दूसरा, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि वादी कश्मीर की तमाम मजहबी इदारे एक होकर कम से कम एक इदारा तो बनाएं जहां पर इस तरीके के नौजवानों की रिहैबिलिटेशन हो, दीनी माहौल के अंदर, मजहबी माहौल के अंदर, फिर उन्हें दीन भी समझाया जाए और तमाम चीज़ें बताई जाए ताकि जब वो बाहर आए तो वो एक मुनज़्ज़म तरीके से अपनी ज़िंदगी बहाल कर पाए। क्या इस तरीके की कोशिश करने की आज की ज़रूरत नहीं है? देखिए गौर साहब, ये सितंबर के, अगस्त के आखिर में, सितंबर के शुरू के हफ्ते में, पहले हफ्ते में हम यहाँ श्रीनगर में तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं का इजलास बुला रहे हैं, जम्मू और कश्मीर और फिर लद्दाख से। उसमें हम सबको इस चीज़ के लिए आमादा कर रहे हैं और हमारे राब्ते कंटिन्यू उनसे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक ही पेज पे, एक ही प्लेटफॉर्म के पर जमा करके कम से कम मुनशियात पर हम एक साथ बात करें, और इस पर इंशाल्लाह हमारी तैयारियां चल रही हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह और रहमान अल्लाह ने चाहा तो आपको एक खुशखबरी सुनाएंगे कि सारे सिविल सोसाइटीज़ के जितने तबकाई फिक्र है और जिस तरीके से हमारे मजहबी जमातें हैं, और फिर सिर्फ इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं बल्कि सब, वो चाहे क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हो, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हो, सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनके पेशवाओं का एक बड़ा इजलास इंशाअल्लाह रहमान सिर्फ ड्रग्स के मामले में इंशाअल्लाह रहमान हम करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर इंशाअल्लाह रहमान ये आवाज़ जो आपकी ख्वाहिश है पूरी हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम सुल्हामी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूँकि मुसलसल हम चल रहे थे, पिछले एक हफ्ते से हमने सिर्फ उन लोगों से अब बात की जो डॉक्टर्स हैं। अब जो सिलसिला शुरू आज से किया है ये मजहबी पेशवाओं का है। कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ एंगल से इस पर भी गुफ्तगू हो। अगले हफ्ते चलेंगे तो कानूनी माहिरीन से भी गुफ्तगू होगी और कुल मिलाकर फिर उन लोगों से भी बात करेंगे जो सियासत के अखाड़े में है कि आखिर वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक होगा जी यहाँ पर, लेकिन उड़ता जम्मू कश्मीर पर आप हमारा साथ मुसलसल देंगे। उस वीडियो पर ज़रूर कॉल कीजिएगा, अपनी बात रखिएगा। जो टीवी पर जो स्पेशल नंबर हमने आपकी तरफ भेज दिया है, टीवी पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर वो नंबर अवेलेबल है, उस पर अपनी बात रखिएगा, आवाज़ बुलंद कीजिएगा और अगर आपके पास कोई तजवीज़ है तो ज़रूर हम तक उस नंबर के ज़रिए से पहुंचाइएगा। छोटा सा ब्रेक होगा यहाँ पर।